Now if I proceed this chapter, we have already done 3 source of finance. और वो 3 sources of finance हमने कौन कौन से करे हैं? Retained earning, lease financing and trade credit. Today we are going to start the 4th source of finance, that is public deposits. Public deposits का मतलब क्या है? ये ऐसे deposits हैं, यहाँ पर ये borrowings हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से बोलती है कि प्लीज हमें पैसा दे दो. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ ये कंपनी है, दिस इज एक्स लिमिटेड, दैट, और ये बंदा है, इसके पास 10 लाख रुपीस हैं, ही वांट टू इन्वेस्ट दिस 10 लाख रुपीस. इसके पास क्या ऑप्शन होता है? बैंक, कि मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करा दूं एंड आई विल इन रिटर्न आई विल हैव इंटरेस्ट. तो यहां पर ये बंदा इसको ना दे के ये बंदा एक्स लिमिटेड को दे, क्यों? जब उसे क्या मिलेगा? ज्यादा इंटरेस्ट, तभी होगा. पब्लिक डिपॉजिट्स में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती है एज कंपेयर टू बैंक. फॉर एग्जाम्पल बैंक कितना देगा? बैंक किसको देगा? 4% इंटरेस्ट. इससे ज्यादा कोई देगा? एफडी करा लेगा तब भी 6.5-7 मिल जाएगा. यहाँ पर अगर ये बैंक से लेते हैं तो बैंक इनसे लेगी 12%, 13%, लेगी नहीं लेगी? अगर मान ले इस बंदे को, कंपनी को, पहले सुन लो, अगर कंपनी को पैसा लेना है तो ऑप्शन क्या है? बैंक से ले ले. तो पब्लिक से क्यों ले रहा है? और पब्लिक को पैसा देना है तो यार तू बैंक में सबमिट कर दे. तो कंपनी में क्यों करना है? तो ये चक्र कैसे चलेगा? वो चक्र समझा रही हूँ. यहाँ पर अगर ये बैंक से लेता तो बैंक इसको लोन दे देता कितना परसेंट? 12%, 13%, 14%. इसने कहा कि सुनो, तू इसको ले देगा ये 10 लाख और 4% लेगा ना, तू मेरे को दे दे 10 लाख और मैं तेरे को कितना दे दूंगा? अब इसमें देख किसको फायदा होगा? इसको भी फायदा होगा. यहाँ पर इसको देना पड़ता है 12%, 13%, यहाँ इसको देना पड़ेगा 8%. यहाँ इस वाले बंदे को मिलते 4% और यहाँ मिलेंगे इसको 8%. फायदा हो गया. मैम ऐसे तो कंपनी झोल कर दे. करेक्ट, मैं वही आ रही हूँ. अब 2 ऑप्शंस. कंपनी झोल कर दे. दीज पब्लिक डिपॉजिट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. अगर मेरी कंपनी आरबीआई से अप्रूव्ड है तो ही मैं पब्लिक डिपॉजिट्स निकाल सकती हूँ, अदरवाइज मैं निकाल नहीं सकती. ये ना नॉर्मल 3-4 साल के लिए लिए जाते हैं. ऑनर भी नहीं बना है बंदा. मेरे एसेट्स को भी गिरवी नहीं रखना कि मैं डिवेंचर्स इशू करूँगी तो मुझे एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे. चार्ज भी नहीं क्रिएट हुआ मेरा एसेट्स पे. ठीक है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, आरबीआई से अप्रूव करा के निकाल दूंगी और दोनों का फायदा हो जाएगा. डिपॉजिटर्स का भी, जो डिपॉजिट्स करा रहे हैं उनका भी फायदा, डिपॉजिटर जो हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं उनका भी फायदा हो गया और कंपनी का भी फायदा हो गया. समझ आया? These PDs are not for long term. These PDs are always for short term और medium term. 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए. तो मैं सोचा मैं 10 साल के लिए PDs कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में दे गेट बेनिफिट्स. द रेट ऑफ इंटरेस्ट offered by the organization is a bit higher as compared to the others. वो थोड़ा ज़्यादा ऑफर करते हैं तभी तो डिपॉजिटर अट्रैक्ट होएगा ना. यार यहाँ 10 लाख दूंगा 4% मिलेंगे, कंपनी के पीडीज में इन्वेस्ट करूंगा तो 8% मिलेंगे. समझ रहे हो? ये हाइपोथेटिकल केस समझ आया? वो कह रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक. इसमें कोई इफ एंड बट, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यस, समझ आया? नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? अगर मैं पब्लिक डिपॉजिट करती भी हूँ तो उसके फायदे क्या होंगे? फिफ्थ पॉइंट के लास्ट में लिखा नॉट के बाद ऑनर नहीं होता ना. अगर मैंने इससे 10 लाख ले भी लिए गैस पर, क्या ये ऑनर बन गया?
अगर शेयर्स इशू करूंगी तो ऑनर बन जाएगा, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, इसको हर डिसीजन में लेना पड़ेगा ना। भाई मैंने तेरे से उधारी ली है, समझ आया? पक्का? सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। मतलब जब हम पीडी से पैसा लेते हैं तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं लगाते कि तेरे को यहाँ पैसा यूज करना है, यहाँ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कोई एज सच रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस नहीं होती। अगर ये बंदा बैंक से पैसा लेता ना यही, तो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस होती है, बहुत सारी कंडीशंस जो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि भाई तेरे को ऐसे नहीं करना, यहाँ नहीं डालना पैसा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बट पीडीज पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लोअर कॉस्ट पड़ती है, सस्ता पड़ रहा है, यहाँ से हमें कितने का मिलता है? 12, 13, 14, यहाँ पे मुझे कितने से मिल रहा है? 8% देना पड़ेगा। क्रिएट नो चार्ज ऑन एसेट्स, क्या मुझे कोई प्लेज करनी पड़ी? क्या मुझे कोई गिरवी रखनी पड़ी? नहीं ना। कंट्रोल डज नॉट डाइल्यूट, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता बिकॉज दिस बंदा विल नेवर बिकम द ऑनर, ऑनर नहीं बन रहा। अगर मैं शेयर्स इशू करूंगी तो ये क्या बन जाता है? ऑनर। कंट्रोल डज नॉट डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? मतलब बट जाना। डाइल्यूट मींस मिलाना, वो डाइल्यूट होता है। हाँ। ये डाइल्यूट मतलब तो बटेगा dilute के नहीं। दो meaning है, कंट्रोल डज नॉट डाइल्यूट, कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहेगा, उसके हाथ में नहीं जाएगा। जो मेरे को 10 लाख रुपए दे रहा है उसके हाथ में कंट्रोल नहीं जाएगा। बट जब हम शेयर्स जाता है, अगर मान ले मैं शेयर्स इशू कर दूं अपनी कंपनी के, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। अगर मान लो मैं अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूं और शेयर इशू करके जब वो शेयर इशू करके वो बंदा शेयर होल्डर क्या बन जाता है? ऑनर। और कंट्रोल क्या हो जाता है? डाइल्यूट। अगर अब मैं कोई डिसीजन लूंगी तो जितने शेयर होल्डर हैं वो सारे मिलके लेंगे। एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर, 10,000 शेयर होल्डर और 10 लाख शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। समझ आया? तो उन सबका ठप्पा लगेगा तो वो अप्रूव होता है, तो कंट्रोल डाइल्यूट हो गया ना। तो यहाँ पर कंट्रोल डाइल्यूट नहीं हुआ। किसी ने 10 लाख दिए हो, 20 लाख दिए हैं, 1 करोड़ दिए हो, मेरा कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। समझ आया? बट इसमें नेगेटिव क्या है? क्या ये न्यू कंपनीज के लिए अवेलेबल है? कोई नई कंपनी आई है मार्केट में और वो कह रही पीडीज दे दो, मैंने पीडी निकाला अपना पब्लिक डिपॉजिट, मेरा दिल धक धक करेगा, यार डूब गई तो कंपनी, इस पर रिलायबल कैसे करूँ? आई हुई को तो 2-4 साल हुए हैं। समझ आया? तो न्यू कंपनीज पीडीज इतनी इजीली इशू नहीं कर पाती, उसको बैंक से ही उधार मांगना पड़ता है, और बैंक से जब हम उधार मांगते हैं तो इट विल क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, एसेट्स गिरवी रख पाते हैं तो चार्ज क्रिएट हो जाता है। समझ आया? न्यू कंपनी समझ आया? अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब क्या मैं इसके ऊपर पूरा बिंदास रिलाय कर दूं कि हाँ पब्लिक डिपॉजिट्स मांगा है और मिल जाएगा? हो सकता है मैं एक नामी गिरामी कंपनी हूँ, 20 साल से हूँ, नाम है, और मैंने आज पैसा मांगा और मेरे को शायद मार्केट से नहीं रिस्पॉन्स आया, मार्केट उस वक्त डाउन है, मंदी है मार्केट, तो कह रहे इस पब्लिक डिपॉजिट्स पे हम 100% रिलाय नहीं कर सकते। इट्स अ अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स डिफिकल्ट हो जाती है जब साइज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आर लार्ज। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ ठीक है, बट इफ आई एम प्लानिंग फॉर 100 करोड़ फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स देन इट बिकम डिफिकल्ट। तब लोग शेयर्स नहीं देते, 100 करोड़ नहीं, शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, डिबेंचर्स लाना पड़ता है, बैंक से लोन मांगना, क्योंकि ना रिटेन्ड अर्निंग होती है, इतने सारे 100 करोड़ का लोन तो बैंक नहीं दे देता है। 9,000 करोड़ विजय माले को मिल गया तो 100 करोड़ तो मिल जाएगा। तो मैं सारे पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। समझ आया? पब्लिक डिपॉजिट समझ आया? पब्लिक डिपॉजिट्स ऑलवेज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई कीप ऑन आए कि हाँ अगर ये कंपनी पब्लिक डिपॉजिट निकाल रही है तो आई विल रेगुलेट इट। ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा उठा नहीं सकते। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कंपनी है, वो डायरेक्टली पब्लिक से कहती है कि प्लीज मुझे पैसा दे दो, तो पब्लिक क्यों देगी?
पब्लिक कहेगी यार मैं तेरे को पैसा नहीं मैं बैंक को दूंगी, तो इसमें फर्क आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जो मुझे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उससे मुझे ज्यादा ही मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा होता है, जो बैंक उसे चार्ज करता है उससे मुझे कम देना पड़ता है, तो दोनों तरफ फायदा हो जाता है। यहाँ पर पब्लिक डिपॉजिट, जब हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो एसेट्स पर चार्ज क्रिएट नहीं होता, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन से हम पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं। इज एंड क्लियर? इज एंड क्लियर? 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस समझ आए। नाउ कमर्शियल पेपर, राइट डाउन। दोबारा लिखना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर में और पब्लिक डिपॉजिट में सबसे बड़ा फर्क है, पब्लिक डिपॉजिट में ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रही है कि भाई पैसा दे दो, बट कमर्शियल पेपर में एक फर्म दूसरी फर्म से पैसा मांग रही है कि मुझे पैसा दे दो। मीन्स कमर्शियल पेपर हम जर्नल पब्लिक से नहीं मांग रहे। कमर्शियल पेपर व्हेन अ फर्म इज आस्किंग फॉर द मनी फ्रॉम द अनदर फर्म, और वो दोनों ही फर्म एक दूसरे को पैसा तब देगी एक जब उनकी क्या होगी, वर्दिनेस, मतलब औकात, स्टेटस, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी होगी। मैं इस सामने वाले को पैसा तभी दूंगा जब इसकी क्रेडिट वर्दिनेस होगी, कि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, ये मुझे पैसा रिटर्न कर देगा। अगर वो मुझसे कह रहा है कमर्शियल पेपर इशू कर देता हूँ तो मुझे पैसे दे दे, वो तो कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए रेडी है भाई, बट मैं पैसे देने के लिए रेडी, क्योंकि मुझे पता है तेरा हर बार पैसा डूबता ही डूबता है। समझ आया? पब्लिक डिपॉजिट्स आर आल्सो regulated by RBI and commercial paper are also regulated by RBI। जो हमारा PDs होते हैं वो मीडियम टर्म के लिए भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ही 90 days to 364 100 दिन के लिए पैसा मैक्सिमम। जो मैंने एक बार कमर्शियल पेपर इशू करा था दैट इज फॉर 100 डेज। हमने दूसरी कंपनी से पैसा मांगा था व्हेन आई वाज वर्किंग कि हमें 100 डेज के लिए पैसा दे दो। पता कमर्शियल पेपर कब चाहिए होते हैं, हमें ना कहीं बहुत बड़े कहीं से पैसा उठाना था। मान लें एक हाइपोथेटिकल केस करती हूँ, एक कंपनी को, मान ले एक XYZ कंपनी को 200 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ के शेयर्स इशू करने। अब शेयर इशू करने के लिए वो 200 करोड़ बाहर मांगने के लिए पहले खुद भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बैंकर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पैसे लगते हैं। तो मुझे पता है मेरे को 2-3 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए, तो वो 2-3 करोड़ कहाँ से आएंगे? दैट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। दैट इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग मीन्स कि हमें अपने ही शेयर्स को अभी इशू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी नहीं है, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 200 करोड़ चाहिए ना, उस 200 करोड़ के लिए भी मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो मैं कहाँ से उठा रही हूँ? कमर्शियल पेपर से। यार एक बार इशू होने दे, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा आई विल रिटर्न यू बैक, मुझे अभी तो 2 करोड़ दे दे। और कंपनी ने दे भी दिया था फॉर 100 डेज। डन। ये जो CPs होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ये रिन्यू भी हो जाते हैं। मान ले 100 डेज पूरे हो गए और उस दिन मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं था, मैं उससे कहूँ यार आई एम इन अ बिट डिफिकल्टी, तो ऐसा कर प्लीज़ एक्सटेंड दिस CP, और वो कर दे। एक पॉजिटिव कि अगर वो कर देता है तो वेल एंड गुड है। वो कहे नहीं 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 भैया अब तो मुझे पता है तेरा शेयर अच्छा जा रहा नहीं है, तेरी कंपनी डूबने वाली है, मैं तो एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो सामने वाले को भी डर लग रहा था कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो चलो अब स्टोरी से हटकर, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, सिक्योर्ड नहीं है। 90 डेज शॉर्ट टर्म के लिए इट इज इशूड बाय वन फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म। पब्लिक से पैसा ना मांग के एक फर्म दूसरी फर्म से पैसा मांग रही है कि मुझे पैसा दे दो। इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय RBI and public deposits are also regulated by RBI. The firm having good credit worthiness can easily collect money, can easily finance through commercial paper. Right? Unsecured basis है, freely transferable है। कि freely transferable का मतलब समझा देते हैं। It
इट्स मी, यहाँ पर एक कंपनी है, मैंने इसको 100 करोड़ दे दिए और इसने मुझे क्या दे दिया, सीपी, क्या दे दिया, कमर्शियल पेपर। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसने मुझे कमर्शियल पेपर दे दिया, उसमें लिखा है कि यस मैंने 100 करोड़ डन। अब एक ये है, इसको मुझे वो 100 करोड़ देनी है। मैंने महीना 2 महीना हो गया था, मैंने कहा ऐसा कर, देखो मेरे पास विश्वास है ना, अभी मेरे पास 100 करोड़ नहीं, सॉरी 2 करोड़, 2 करोड़ ना, तो ऐसा करिए 2 करोड़ का सीपी है, तू ले ले। एक मिनट, आपने उस कंपनी से 100 करोड़ उठाए? अरे 2 करोड़ है ना, वो गलती से 100 करोड़, ठीक है, मैंने इसे 2 करोड़ दे दे, बदली में सीपी लिया था, फ्रीली ट्रांसफरेबल, मैंने इसको दे दिया कि वो 100 डेज बाद तेरे को दे देगा। फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। दैट मोर फंड्स कैन बी कलेक्टेड थ्रू सीपीज, मतलब 2 करोड़ मुझसे उठा लिए, इस वाली कंपनी ने 2 करोड़ मुझसे उठा लिए, 2 करोड़ इससे उठा लिए, 2 करोड़ इससे उठा लिए, समझ गया? तो मोर फंड्स कैन बी कलेक्टेड बाय इशूइंग सीपीज टू 2-3 फर्म्स। समझ आ रहा है? पार्क देयर एक्सेस फंड्स, मतलब मैं अपने एंगल, इसके एंगल से नहीं, मोर फंड्स इसके एंगल से समझाया, पार्क देयर एक्सेस फंड्स मैं अपने एंगल से कर, मेरे पास 2 करोड़ ऐसे ही रखे हैं, हम गाड़ी पार्क वहाँ करते हैं ना जहाँ स्पेस अवेलेबल हो, तो आई कैन पार्क माई एक्सेस फंड्स टू सीपीज, कि मुझे पता है यार अच्छी वैल्यू सब कुछ है, सेफर साइड पे, मेरी तिजोरी में 2 करोड़ रखे, कौन सा मुझे ब्याज दे रहे हैं, इससे बढ़िया उसको दे दूँ, 100 डेज का इंटरेस्ट ही ले लूँ। तो द फर्म्स विच हैव एक्सेस फंड्स अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड, तो वो थोड़े टाइम के लिए अपने फंड्स पार्क कर देते हैं इन सीपीज। डन? इट इज अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स। व्हाई? अभी मैंने बताया ना कि मेच्योरिटी के टाइम पे ऑल्टर भी कर देते हैं और न्यू भी कर देते हैं कि ठीक है ये कैंसिल कर दिया, तू और 100 दिन के लिए वही रख ली, नया सीपी इशू कर दिया। डन? बट वो तभी होती है यार, ये प्रैक्टिकल बताऊं, जब मैं नहीं होता है, मैंने जब मैं हयात में थी, ग्रैंड हयात में, तो मेरे सर के बहुत अच्छे लिंक थे, जिस बंदे के बारे में आई, उसने कहा था यार तो कब भी के लिए, तो उसको ब्याज मिल रहा है ना, सामने वाले को ब्याज मिल रहा है और सामने वाले को पता है इसकी ट्यूनिंग, मेरी ट्यूनिंग अच्छी है, मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो वो ऑल्टर भी कर देता है। लेकिन इसके नेगेटिव में करेंगे, क्योंकि इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है, अनप्रॉमिसिंग नोट है, तो जब वो पैसा नहीं होता, बियरेबल नहीं, मतलब जब वो पेमेंट नहीं हो पाती, तब उसके दिल में धक-धक हो जाती है। जब फर्म इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम इट्स कमर्शियल पेपर ड्यू टू एनी डिफिकल्टीज, तो उसको एक्सटेंड करना, तो सीपी की मैच्योरिटी पीरियड से एक्सटेंड करना कभी-कभी क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। नॉट अवेलेबल फॉर न्यू फर्म बिकॉज क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होगी, तो नए फर्म के लिए कौन देगा? अमाउंट रिस्ट्रिक्शन, मतलब सामने वाला कह रहा है 4 करोड़ दे दे, भाई मेरे पास 2 ही करोड़ है तो मैं 4 करोड़ कैसे दे दूं? अमाउंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि मेरे पास जितना होगा मैं उतना ही तो दे पाऊंगी ना तेरे को, तू मांग रहे यार 3.25 करोड़ दे दे और मैं कह रही हूँ यार मेरे पास सिर्फ 2 ही करोड़ है, तो देयर इज अमाउंट रिस्ट्रिक्शन टू दैट अमाउंट जो मेरे पास अवेलेबल है। तेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ना करूंगी मैं अपना बिजनेस। सीपी समझ आया क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमने 2 के पास सीपी साइन कर लिया, पर अगर हमारे पास उससे पहले पैसे उसके देने, तो उसे मैच्योरिटी से पहले से समझ आया? पब्लिक डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर में क्या फर्क है, समझ आ गया? एनी क्वेश्चन? पक्का? थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। हमारे 5 सोर्स ऑफ फाइनेंस हो चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास फर्स्ट 10 मिनट्स